Today we are starting new course class 12 केमिस्ट्री की। आज नई क्लास स्टार्ट हो रही है और इस पे हम अच्छे से सारा चीज डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट कितनी आसानी से समझा जा सके, हम उसे समझ पाए और उसे अच्छे से लिख पाए। ठीक है, तो हम अपने सिलेबस का कंटेंट स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक्स को एक नज़र देख लेते हैं और मैं शुरू करता हूं वहां से, जिससे आपको थोड़ा सा आपका बेसिक रिवाइज हो जाए। तो हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री, है ना। तो केमिस्ट्री को समझने से पहले हम थोड़ा सा डीप चलते हैं। डीप चलेंगे तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि साइंस क्या है ना। व्हाट इज साइंस, क्योंकि साइंस जो है साइंस के अंदर ही रसायन आता है। तो साइंस को पहले समझ लेते हैं। साइंस को अगर हम हिंदी में कहें तो ये होता है विज्ञान। ठीक है, ज्ञान। वी का मतलब हो जाएगा आपका विशेष, ज्ञान का मतलब हो जाएगा जानना, सीखना। ठीक है, नॉलेज, ये सब चीजें। तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर या किसी विषय विशेष पर सीखना या विषय विशेष के बारे में जानना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। और देखा जाए कि विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे कि बॉटनी है, जंतु विज्ञान है, जीव विज्ञान है, भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, इसके अंतर्गत रसायन आता है। तो भाई अब रसायन जो है, रसायन जिसे हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज केमिस्ट्री, है ना। तो रसायन को जैसे विज्ञान एक किसी विषय विशेष के बारे में समझना, सीखना, जानना, ये चीज होता है, वैसे ही रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम किसी पदार्थ के बारे में सीखते हैं। यानी कि हम ये एक शब्दों में कहें कि रसायन क्या होता है, पदार्थ का विज्ञान होता है। क्या होता है, पदार्थ का विज्ञान। रसायन को हम एक शब्द में कह सकते हैं पदार्थ का विज्ञान, मैटर ऑफ साइंस। ठीक है, मैटर ऑफ साइंस आप इसे कह सकते हैं। अब भैया ये मैटर क्या है, तो अगर मैं मैटर की बात करूं, है ना, तो पदार्थ बनेगा कैसे, तो हम इसे एक फ्लो चार्ट के रूप में समझ लेते हैं। पदार्थ में कि मैटर, ठीक है, मैटर क्या है, तो मैटर किससे बना होता है, किससे बन सकता है, यौगिक से, यौगिक से या फिर मिश्रण से कह सकते हो, यौगिक या फिर मिश्रण। यौगिक किससे बनेगा, तत्वों से, तत्व से लिख सकते हैं, तत्व से। तत्व किससे बनेगा, अणुओं से, या अणु से कह सकते हैं। चलिए अणु लिख लेते हैं। अणु कैसे बनेगा, परमाणु से, परमाणु से। यानी कि ये हो गया हमारा कंपाउंड और मिक्सचर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एलिमेंट, एलिमेंट हो जाएगा। ये हो जाएगा मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल, एटम। ठीक, इसे आप बोल सकते हो कंपाउंड, कंपाउंड और मिक्सचर। ठीक है, कंपाउंड और मिक्सचर। तो कोई पदार्थ जो है इस तरीके से निर्मित होता है। एटम क्या होता है, तो अगर मैं परमाणु की बात करूं तो परमाणु सबसे छोटा कण होता है जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। इसके बारे में आप क्लास 11th में अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, आधुनिक सिद्धांत भी पढ़े हैं, परमाणुवाद पढ़े हैं डाल्टन का। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसके अलावा परमाणु में 3 सब एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसे हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ चुके हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है चार्जलेस होता है। यानी कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में होता है। दैट्स व्हाई वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसलिए हम उसे न्यूट्रॉन कहते हैं। अगर ओवरव्यू अगर देखें तो प्रोटॉन को, प्रोटॉन के बारे में किसने बताया था, गोल्डस्टीन ने बताया था। इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में सबसे पहले जे थॉमसन ने बताया था, सर जे थॉमसन ने। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, सर जे थॉमसन ने जब इसके कैथोड रेज की खोज के बाद इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया तो उस समय उन्होंने इसे कार्पल्स नाम दिया था।
और बाद में जी जॉन स्टोनी करके एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने उसे इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। देन न्यूट्रॉन की बात करें तो ये चार्जलेस होता है, इसे चैडविक ने बताया था। ठीक, तो ये तीन चीजें परमाणु के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। परमाणु की बात करें तो ये जो है सबसे छोटा कण होता है जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता है। अगर हम अणु की बात करें तो दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि अगर ये हाइड्रोजन एक परमाणु है तो ये H2 क्या हो जाएगा, अणु हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मिनिमम दो है, दो या दो से अधिक हो सकते हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन का हो सकता है, दो परमाणु मिलते हैं और एक अणु बनाते हैं O2, नाइट्रोजन N2, इस तरीके से। तो ये अणु है, दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो उसे अणु बनता है। तत्व की बात करें तो अणुओं से तत्व बनते हैं। ठीक है, अणुओं से क्या बनते हैं, तत्व बनते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक अणु, शुद्ध अणु, ठीक है, दो या दो से अधिक जो है परमाणु या अणु एक निश्चित मात्रा में शुद्ध रूप से एक ही से परमाणु या अणु आपस में जब मिलते हैं, या इसे आप शुद्ध कह सकते हैं, शुद्ध परमाणु या शुद्ध अणु जब आपस में मिलते हैं तो तत्व का निर्माण करते हैं, एलिमेंट्स का निर्माण करते हैं। अब तक अगर हम बात करें, ठीक है, तो अच्छा एग्जाम्पल के तौर पर बोले तो ये एक तरह का तत्व है, सोडियम है। हाइड्रोजन एक तत्व है, जैसे परमाणु में जो हम साइन लिख रहे हैं ये एक एलिमेंट है। आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो अब तक के लगभग 118 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है। ठीक है, 118 एलिमेंट की खोज हो चुकी है। इसको मैं थोड़ी देर बाद आपको अच्छे से बता दूंगा कि 118 एलिमेंट क्या है, कैसे हैं। ठीक है, तत्वों से मिलकर बनेगा यौगिक। यौगिक क्या चीज है, तो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से क्या बनता है, यौगिक बनता है। ठीक है, मिश्रण भी तत्वों से ही मिलकर बनता है। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, यौगिक की बात करें तो जब तक तो एक निश्चित अनुपात में मिलेगा तब यौगिक का निर्माण करेगा। दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलेगा और यौगिक का निर्माण करेगा। वैसे ही मिश्रण की अगर हम बात करें तो दो या दो से अधिक तत्व तो होंगे ही, लेकिन इनका जो रेशियो होगा वो निश्चित नहीं होगा, कोई फिक्स रेशियो नहीं होगा। ठीक है, तब क्या बनता है, मिश्रण बनता है। अगर मैं यौगिक की बात करूं, दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो यौगिक जो है निश्चित अमाउंट में होगा तब मिलेगा तब बनेगा, मिश्रण अनिश्चित अमाउंट में मिलने से बनता है। यौगिक की बात करें तो जब परमाणु आपस में या तत्व आपस में जब मिलते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, तो जो एलिमेंट होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज खो देते हैं और एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि मिश्रण में ऐसा नहीं होता है, उनके जो एलिमेंट होते हैं वो अपने प्रॉपर्टीज को खोते नहीं है। ठीक है, यौगिक की अगर हम बात करें, सपोज दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर के वाटर कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, वाटर कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा तो यहां पर जैसे ही वाटर बनता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपनी प्रॉपर्टीज को इंडिविजुअली खो देता है। लेकिन मिश्रण की अगर मैं बात करूं तो मिश्रण में ऐसा नहीं होता है, सभी अपनी प्रॉपर्टीज बरकरार रखते हैं। जैसे कि लकड़ी की छीलन और लोहे के बुरादे को अगर मिला दिया जाए तो दोनों ही अपनी प्रॉपर्टीज को अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम मैग्नेट को वहां पर लेके जाए तो जो लोहे के बुरादे हैं वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, और वो अलग सलग ही दिखाई देगा। या अगर हम डेली लाइफ की तरफ पे एग्जांपल देखें तो जो खाने का जो मिक्सचर आता है, सेव भुजिया वाला जो मिक्सचर है, उसमें अलग अलग चीजें होती हैं, सेव होता है, चिवड़ा होता है, मूंगफली होती है। तो ये सब चीजें अपना एक अलग अलग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और सभी जो है मिक्स होकर के क्या बनाता है, मिक्सचर बनाता है। और कोई भी अपने प्रॉपर्टीज खोता नहीं है। इसमें सेव का अलग इंपॉर्टेंस है, गाठिया का अलग होता है, मूंगफली का अलग होता है, चिवड़े का अलग होता है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर दोनों में डिफरेंस भी होते हैं। ठीक है, अब पदार्थ की बात करें, मैटर की बात करें तो इन्हीं चीजों से मिल करके, यानी कि यौगिक से मिल करके क्या बनता है, पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये पदार्थ है और यही जो पदार्थ है वो क्या बनाते हैं, रसायन का निर्माण करते हैं, जिसे पदार्थ का विज्ञान कहा जाता है। ओवरऑल अगर हम कहें तो परमाणु से लेकर पदार्थ तक यही सब चीजें रसायन कहलाएंगे। अगर हम कहें कि रसायन क्या होता है तो रसायन का ये कह सकते हैं, इसे पदार्थ का विज्ञान कहेंगे, जिस पर हम किसी पदार्थ के निर्माण या उसके बारे में समझना या उनके आपस में अंतर क्रिया को समझने वाला एक विज्ञान की शाखा है, जिसे हम रसायन कह सकते हैं। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि जिसमें हम पदार्थ को पढ़ते हैं, समझते हैं, उनके अंतर क्रियाओं के बारे में सीखते हैं, वह क्या कहलाता है,
रसायन कहलाता है, अगर हम सामान्य भाषा में एकदम आसान शब्दों में रसायन की परिभाषा समझे। ठीक है, तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये जो तत्व है, ये जो एलिमेंट है, वो मॉडर्न टेबल के अकॉर्डिंग जो है 118 है। ठीक है, तो ये 118 कैसे हैं, कैसे ओरिजिनेट हुए हैं, वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप लोग इसे चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ओके, चलिए। तो तत्व को यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, हेडिंग डाल देता हूँ तत्व। ठीक है, तो मैं इसे 3 पॉइंट के बेस पर मैं इसे डिवाइड करूंगा। पहला पॉइंट है जो 118 जो एलिमेंट है, ठीक है, इसे मैं 3 पॉइंट के बेस पर यहाँ पर इसे डिवाइड करता हूँ। पहला है उत्पत्ति, ठीक है, ओरिजिन। दूसरा है स्टेट, स्टेट यहीं से लिख सकते हैं, अवस्था। ठीक, तीसरा है प्रॉपर्टी, गुण। प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। ठीक है, इनके गुण के आधार पर, गुणों के आधार पर हम इसे क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो कैसे बांटेंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर फ्लो चार्ट के बेस पर बताता हूँ। ये आपके 118 तत्व हैं, राइट। ओके, तो सबसे पहला है हमारा ओरिजिन। ओरिजिन दो तरीके से हो सकता है, एक नेचुरली ऑक्योर हो सकता है और जो एक आर्टिफिशियली मैन मेड, जिसे हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैं इस तरीके से पहले पॉइंट को अगर मैं यहाँ पर डील करूं, तो ये हो सकता है प्राकृतिक, और ये हो गया कृत्रिम, नेचुरली ऑक्योर एंड आर्टिफिशियल। ठीक है, तो यहाँ पर 118 को अगर हम ब्रेक करें, तो प्राकृतिक रूप से ये जो है 92 होते हैं। कितने एलिमेंट्स जो है यहाँ पर पाए गए हैं, 92, बचे कितने, 26। तो दोनों मिलाकर के ओवरऑल 118 एलिमेंट हुए। तो ये किसके बेस पर है, पहला जो है उत्पत्ति के बेस पर। ओके, दूसरा पॉइंट हमारे पास है स्टेट। स्टेट की अगर मैं बात करूं, स्टेजेस, तो यहाँ पर देखो अवस्था की बात करो तो बेसिकली अवस्थाएं 3 तरीके की होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये 3 अवस्थाओं के बेस पर अगर हम बात करें, तो मैं यहाँ पर इसे 3 अलग अलग स्टेजेस में बता देता हूँ। यहाँ पर चलो हम लेके चलते हैं ठोस, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ द्रव, और ये हो जाएगा गैस। तो इन 118 एलिमेंट को हम अवस्था के बेस पर ठोस, द्रव और गैस में बांट सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं द्रव को डिवाइड करता हूँ, 2 द्रव है, 11 गैसेस हैं। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, जितने बचे वो क्या है, ठोस है। ठीक है, अब कितने हो गए, 9, 13 हो गए। ठीक है, तो 13, तो यहाँ पर कितने बचे, 13 और ये 105। सॉलिड कितने हो गए, 105 जो तत्व है वो क्या होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। 2 द्रव हैं और 11 गैसेस हैं। तो आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में कि, है ना, 2 द्रव हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है, आप लोगों को पता होगा, नहीं तो मैं बता देता हूं। यहाँ पर ब्रोमीन एटॉमिक नंबर 35 और मरकरी 80, परमाणु क्रमांक 80। ठीक है, ये 2 जो है कमरे के टेम्परेचर पर क्या होते हैं, सामान्यतः लिक्विड स्टेज में पाए जाते हैं, इसलिए द्रव अवस्था में रहते हैं। तो यहाँ पर 2 तत्व हैं, 11 जो है क्या है, गैसेस है, और 105 जो है ठोस है। तो ये क्या है, आपका सेकंड स्टेज है। ठीक है, मतलब सेकंड जो है क्लासीफाई हुआ है अवस्था के बेस पर। थर्ड है प्रॉपर्टीज के बेस पर। ठीक है, तो गुणों के आधार पर, जिसे हम चालकता वगैरह भी कह सकते हैं। तो मैं इसे भी 3 भाग में बांट देता हूं। ठीक है, धातु, अधातु और, चलिए इसे हम लिख लेते हैं उपधातु और अधातु। ठीक है, 3 गुण होते हैं ज्यादातर तत्वों में, ठोस, धातु, उपधातु और अधातु। तो उस बेस पर हम 118 तत्वों को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, तो हमने क्लासीफाई कर लेते हैं। चलो, यहाँ पर उपधातुओं की संख्या है 7। कितने हैं, 7 हैं। ठीक है,
और ये होते हैं 93, मेटल है 93, 93 एंड 700, और अधातु कितने हैं 18, 18 जो है धातु है। तो ओवरऑल कितने हो गए 118 तत्व हो गए। अब देख पा रहे होंगे इस तरीके से, देखें ये हो गया आपका थर्ड। ठीक है, कैसे बांटे हमने 118 तत्व को? ओरिजिन के बेस पर। ओरिजिन के बेस पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए दो तरीके से ओरिजिनेट हो सकता है, नेचुरली और आर्टिफिशियली। तो है ना, यहाँ पर नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से उत्पत्ति जो है कितने हैं 92 है तत्व है, और यहाँ पर 26 तत्व होते हैं। वैसे ही स्टेट के बेस पर, अवस्था के बेस पर 118 को हमने सॉलिड 105 है, लिक्विड जो है 2 है, और गैस कितने हैं 11 है। वैसे ही प्रॉपर्टीज के बेस पर अगर हम बात करें तो मेटल है ना, सब मेटल और नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो 93 मेटल है, सब मेटल 7 है, और नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज कितनी होती हैं 18 होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, अगर आप इसे लिखना चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से थोड़ा मिटा देता हूँ। ओके, समझ गए होंगे आप यहाँ तक? चलिए क्लियर है। अब ये तो था आपका पिछले क्लास का आपने। अब हम इस चैप्टर में, हमारा जो पहला चैप्टर है, ठीक है, क्लास 12th का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, हमारे क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है स्टेट, अवस्था। ठीक है, अवस्था बेसिकली हम पढ़ते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ये 3 अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। इसमें हम इस चैप्टर में ठोस अवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्या होता है, किस तरीके से होगा, ये बनते कैसे हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके इंटरेक्शन क्या क्या होता है, किस तरीके से होगा, हर एक चीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल से। तो ठोस क्या है भैया, मेन चीज है। अवस्थाएं तो 3 तरीके की हो गई है ना, इन तीनों को एक ओवर भी देख लेते हैं, व्हाट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मैं यहाँ पर एक फ्लो चार्ट टाइप का बना देता हूँ। चलिए, एक तो रिएक्शन जैसा है, ठोस, यहाँ पर हम कर लेते हैं द्रव, गैस, ओवरव्यू है, फिर हम डिटेल्स इसमें जाएंगे। ठोस, द्रव, गैस। तो सिंपल सा रिएक्शन है, ठोस को अगर हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीट दें तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड को ओवर हीट करें, अगेन हीट करते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर हम इसे मेल्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर द्रव को अगर हम क्या करते हैं, गैस में कन्वर्ट करते हैं और हीट करते हैं, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं। क्या बोला जाता है, वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण कहा जाता है, जिससे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अगेन अब जो गैस है, जो गर्म है, उसे हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, कोल्ड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इसे गर्म किया, यहाँ पर क्या करेंगे, ठंडा करते हैं। तो ठंडा करने से गैस क्या हो जाता है, कंप्रेस होकर के क्या हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर आप देखे होंगे पानी को गर्म करते हैं, भाप निकल रहा होता है, अगर हम उसके ऊपर ढक्कन लगा दें तो जो गैसेस होती हैं थोड़ी देर बाद कंप्रेस होकर के, ठंडी होकर के नीचे पानी की बूंदों की तरह गिरने लगती है। ठीक है, तो ये सेम प्रोसेस है, गैस को अगर हम ठंडा करें तो द्रव में चेंज हो जाता है। ठीक है, और द्रव को फिर से और ठंडा कर दें, यानी कि फ्रीजिंग वगैरह भी कर देते हैं, फ्रीज वगैरह कर देते हैं, तो यहाँ पर ये ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम इसे क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। यहाँ पर इसे आप इसे फ्रीजिंग बोल सकते हो। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग, इसे फ्रीजिंग कर रहे हैं, यहाँ पर वेपोराइज कर रहे हैं। ठीक है, वेपोराइज करने से क्या होता है,
कि जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है और उसे हम वापस से ठंडा करते हैं, डीवेपोराइज कर देते हैं। डीवेपोराइज करेंगे तो जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। लिक्विड को अगर हम फ्रीजिंग करते हैं तो वो किस में हो जाता है, लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। नॉर्मली अगर हम बर्फ की बात करें तो फ्रिज में हमने जो आइस क्यूब बना के रखे हैं उसे बाहर निकाल देते हैं, थोड़ी सी गर्मी देते हैं तो मेल्ट होने लगता है, ठीक है, मेल्ट होने लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे मेल्टिंग बोल देंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मेल्टिंग, पिघलना, ठीक है। हीट देने से क्या होगा, ठोस यानी कि आइस क्यूब जो है मेल्ट होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा, वेपोराइज होने लगेगा, वेपोराइज हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट होगा। डीवेपोराइज करेंगे यानी कि ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लिक्विड में चेंज होगा और इसको फ्रीजिंग करेंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर एक्सेप्शन की बात करते हो, कुछ कुछ में गैस डायरेक्टली एयर में यानी कि सॉलिड डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है, तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन। से ऊर्ध्व पातन की क्रिया कही जाती है, ठीक है, जिसमें गैस डायरेक्टली सॉलिड डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाते हैं, गैस में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल नेपथलीन, कपूर जिसे बोलते हैं, ठीक है, कपूर कह सकते हैं आप लोग, कपूर आ जाएगा, ड्राई आइस, ठीक है। कपूर को देखे होंगे आप लोग, कपूर को जैसे ही हम आग में डालते हैं तो वो लिक्विड नहीं बनता, डायरेक्टली वेपराइज हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ड्राई आइस आप लोग देखे होंगे, आजकल शादी पार्टियों में इसका ज्यादातर उपयोग होने लगा है, ठीक है। ये नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होता है जिसे हाईली कंप्रेस करके क्यूब जैसा बनाया जाता है, जिसे हम गर्म पानी में जैसे ही डालते हैं तो ये धुएं की तरह उड़ने लगता है, लिक्विफाई नहीं होता, सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। शादी पार्टियों में आजकल इसका काफी ट्रेंड हो गया, इसका उपयोग होने लगा है, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से आपस में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये तो था बेसिक जो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है। अब हम क्लास 12th में चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप अच्छे से इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, हम नेक्स्ट पार्ट में इसका स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए।